नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, बात ऐसी है कि आपका और शुरू हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी आपका जियोग्राफी का भी पेपर होने वाला है। मेरे हिसाब से आपने बहुत कुछ 1 वीक सीरीज से पढ़ा होगा, लेकिन वो आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे। उसी चीज़ को अपन यहाँ मैप्स के थ्रू और थोड़ा विजुअली इफेक्टिव तरीके से समझेंगे। सेमेस्टर चौथा है आप लोगों का, राजस्थान जियोग्राफी का पेपर है। और यहाँ पे स्टार्ट शुरू कर रहे हैं अपन। मेरा नाम आनंद सिंह है। पढ़ाने वाला हूँ आपको जियोग्राफी। आपके सामने ये जो मैप दिख रहा है, एक को बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप। क्या बोलते हैं इसको? टोपोग्राफिक। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोपोग्राफिक मैप यानी उच्चावच मानचित्र। तो यहाँ पे ये वाली जो हाइट है, इस हाइट को क्या बोलते हैं? तिब्बत। क्या बोलते हैं इसको? तिब्बत। TIBBE। कौन सा देश पड़ता है? चाइना। भारत के उत्तर वाली बाउंड्री से ऊपर जो भी हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपको चाइना देश के अंदर दिख रहा है। और यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट जो इंडिया से टच है, वो है तिब्बत। इसके साइड में अपन देखेंगे भारत वाला हिस्सा, यहाँ पे अपन को हिमालय दिख रहा है। ये सबसे ऊंचा प्लेट्यू है वर्ल्ड का। और इस प्लेट्यू के लेफ्ट साइड में, या फिर बोलेंगे सदर्न साइड में, जो हिस्सा है वो है हिमालय का। हिमालय ये एक नोट बनाती है यहाँ पे। इस नोट का एक हिस्सा, यानी इस गांठ का एक हिस्सा यहाँ पे एक्सटेंड होता है अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में, एक तिब्बत में, और एक ऊपर वाले जो अपन का एशिया है, तो देखने को मिलता है। एग्जैक्टली हम पहुंच रहे हैं राजस्थान की जियोग्राफी के ऊपर। तो ये वाला हिस्सा राजस्थान का बनता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और ये निचले वाले इलाके, एक्चुअली ये येलो कलर का जो पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या बोला जाता है? ये पेनिनसुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन पेनिनसुला। भारतीय प्रायद्वीप। इंडियन पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का ही एक हिस्सा जो है, वो क्या बनाता है? राजस्थान। मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की जियोग्राफी को जो हम पढ़ने वाले हैं अभी थोड़े टाइम, वो कहाँ से आती है और वो कौन सी चीज़ें उसको मिलकर बनाती हैं, उस पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान जो है उसका एक दक्षिणी की तरफ एक हिस्सा जो है वो अरब सागर से प्रभावित हो रहा है, पानी के लिए, वर्षा के लिए, मानसून के लिए। और दूसरा हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी से। ऑल ओवर द इंडिया we'll see the impact of monsoon by only two branches. Here is Arabian, another one is Bay of Bengal side monsoon. तो इधर से अपन देखते हैं तो पूर्वाई हवाएं आती हैं इंडिया के अंदर टकरा कर, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा सकती हैं हवाएं, क्योंकि इधर जो है बहुत ऊंचाई वाला पर्वत है, इधर जाकर टकरा जाएंगी, आगे नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए यहाँ एक दीवार खड़ी हो जाती है। इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाती हैं हवाएं, सारी की सारी कहाँ चली जाती हैं? लेफ्ट साइड में चली जाती हैं। और लेफ्ट में क्या मिलेगा? राजस्थान। तो राजस्थान में आने वाले जो हवाएं हैं, मानसून है, वो इधर से आता है। एक हिस्सा जो है अरब सागर वाला ब्रांच का इधर से आता है। ये इंडिया के अंदर यहाँ से भी घुसता है, यहाँ से भी घुसता है, और ये सीधा सीधा अरावली के ऊपर से होकर निकलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यानी अपन समझें तो ये समझो आप कि इंडिया में क्या चीज़ें हैं या राजस्थान में क्या चीज़ें हैं जो बरसात करवाती हैं। तो राजस्थान में जो बरसात करवाने वाली व्यवस्था है, वो व्यवस्था है बे ऑफ बंगाल की।
सिर्फ बे ऑफ बंगाल वाली ही व्यवस्था राजस्थान के अंदर बरसात करवाती है। अरेबियन सागर वाली बहुत ही मिनिमल बरसात करवाती है, लेकिन करवाती है वो सदर्न राजस्थान के अंदर। अपन देखेंगे ये वाला हिस्सा एक अरावली वाला हिस्सा है, इसलिए इसका जो निचला हिस्सा है ये थोड़ा चौड़ा है, तो इस चौड़े हिस्से से टकरा कर बरसातें होती। एक्चुअली हमें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत इस चीज़ के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड जो आप देख रहे हो ये उसी का ही एक एनलार्ज एरिया है। इस एनलार्ज एरिया के अंदर अपन देख रहे हैं कि राजस्थान का नक्शा, इसके अंदर राजस्थान के 33 जिले दिखाए जा रखे हैं, और इन 33 जिलों के अंदर राजस्थान का क्या दिखा रखा है, राजस्थान का मैप दिखा रखा है, जिसके अंदर अपन ने इसका टोपोग्राफिक मैप शो कर रखा है। ये भी आपका राजस्थान का उच्चावच मानचित्र है। इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, उच्चावच मानचित्र। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उच्चावच मानचित्र यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान का। ये तो वाइट हो गया, एक मिनट, पेन अब मेरे को ब्लैक लेना पड़ेगा। हाँ, राजस्थान का उच्चावच, ठीक है, मानचित्र। तो इस तरह से राजस्थान का उच्चावच निरूपण वगैरह हम देखेंगे तो लगभग बीच वाले हिस्से से, ये राजस्थान का एक बीच वाला हिस्सा हो गया, इस वाले हिस्से से अरावली पर्वतमालाएं जो हैं वो क्रॉस हो रही हैं। ये पूरा हिस्सा जो आप रेड कलर का देख रहे हो ये अरावली पर्वत हिस्सा है। आप यहाँ पे इसका एलिवेशन देखो, यानी उच्चावच देखो, तो ये कम ऊंचाई से और ज़्यादा ऊंचाई की तरफ इस तरह से बढ़ रही हैं। यानी ये हाइट मिनिमम और ये मैक्सिमम हाइट, बात समझ में आई। रेड कलर 375 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई को दिखा रहा है, तो ये रेड कलर, ये रेड कलर, ये रेड कलर, ये रेड रेड रेड, जितने भी ये रेड कलर के पैचेज हैं ये सारे के सारे किसको दिखा रहे हैं, 375 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई को। हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, हम इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि राजस्थान में कौन सी चीज़ कौन ऊंची, कौन सी चीज़ नीची है, जिसी की वजह से बरसात, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे और हवा, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये हिस्सा जो है ये वेस्टर्न राजस्थान के नाम से जाना जाता है, ये हिस्सा ईस्टर्न राजस्थान के नाम से जाना जाता है, ये सदर्न राजस्थान के नाम से जाना जाता है। यानी पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, ये हिस्सा है इसको मध्य राजस्थान नहीं बोलते हैं। या तो ये पूर्वी राजस्थान में आएगा या पश्चिमी राजस्थान में आएगा। जैसे जयपुर है ये पूर्वी राजस्थान, अजमेर जो है वो पूर्वी राजस्थान, ये वाला हिस्सा जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और ये राजसमंद, उदयपुर, ये सारा हिस्सा का हिस्सा पूर्वी राजस्थान का हिस्सा बनता है। यहाँ से पश्चिम दिशा में जो कुछ भी है पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा बनता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ जो हमारे सामने बार बार आएगी, और वो कुछ इस तरह से होगी कि राजस्थान में पहाड़ कहाँ कहाँ हैं। तो भाई पहाड़ जो हैं वो सारे वो हैं पहाड़ जो ऊंचाई लिए हुए हैं। इस मैप के अंदर यहाँ पहाड़ हो गया, यहाँ पहाड़ हो गया, यहाँ पहाड़ हो गया, ये कंप्लीट माउंटेन्स हैं, ये पहाड़ी इलाका, ये पहाड़ी इलाका, यहाँ थोड़ा निचला हिस्सा, ये पहाड़ी इलाका, ये पहाड़ी इलाका, ये पहाड़ी इलाका, और ये थोड़ा हल्का पहाड़ी इलाका। यहाँ पे बहुत इम्प्रेसिव पहाड़ नहीं नज़र आएंगे, लेकिन छोटे छोटे जो हैं वो पर्वत नज़र आएंगे। इम्प्रेसिव पहाड़ कहाँ नज़र आएंगे, यहाँ नज़र आएगा माउंट आबू, ये अरावली नज़र आएगा, ओके, ये वाला हिस्सा अरावली का नज़र आएगा, और ये हाड़ौती वाला हिस्सा भी नज़र आएगा। दक्षिण राजस्थान का ये वाला हिस्सा भी पहाड़ी इलाके के अंदर आता है। इतना सारा इलाका जो है वो हमारा पहाड़ी इलाका बनता है, राजस्थान के अंदर हम देख पाते हैं।
ये पहाड़ी इलाका है। बस मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें। तो राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश, ये पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस करने लायक टॉपिक है। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में एक दो तीन चार, कितने, चार भूआकृतिक या भौगोलिक प्रदेश हैं जिनके हिसाब से राजस्थान को बांटा जा सकता है। राजस्थान के नक्शे में अपन देखना चाहें तो शुष्क एवं अर्धशुष्क हिस्सा, जो मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कहें कि उसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला हिस्सा जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। मैप जो है राजस्थान का, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हिस्सा जो है राजस्थान का वो अरावली प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। ये हिस्सा कहाँ है? ये पेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर, ये लो रेड कलर कर लिया। तो ये पहला वाला हिस्सा तो ये रहा भाई, दूसरा वाला हिस्सा ये रहा भाई, तीसरा वाला हिस्सा ये रहा भाई, और ये चौथा हिस्सा ये रहा भाई। इस तरह से हमारा राजस्थान जो है वो चार हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। शुष्क का मतलब है बिल्कुल ही वर्षा का ना होना। अर्धशुष्क का मतलब है थोड़ी बहुत वर्षा होना, या वनस्पति के आधार पर भी हम इसको जाना जा सकता है कि जहाँ बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, एकदम रेगिस्तान है, तो वो तो शुष्क मरुस्थल हो गया। और अर्धशुष्क मरुस्थल वो है जहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में पेड़ पौधे वनस्पति होंगी। नेक्स्ट है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश के अंदर अरावली पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। अलग अलग जिले के अंदर, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां हैं, उनके नाम हैं विशेषकर, जैसे डूंगर है, डूंगरी है ना, इस तरह के है। अब जयपुर में आप रहते हो तो आपने मोती डूंगरी नाम सुना होगा, वहाँ पे मंदिर है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में डूंगर डूंगरी के नाम से जाने जाते हैं। पूर्वी राजस्थान के अंदर अब आप देखोगे ये मैदानी प्रदेश है। मैदानी प्रदेश का मतलब ये हुआ कि इस वाली पहाड़ियों से, यानी अरावली के पूर्वी हिस्से में जो जब नदियां चल के आई या अभी भी आती हैं, बनास चंबल जैसी नदियां, तो उन्होंने क्या है इसका समतलीकरण कर दिया। तो समतल यानी मैदान, मैदान बना दिया। क्या बना दिया इसको? मैदान। यानी पूर्वी हिस्से में नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों को मैदानी प्रदेश की संज्ञा दी गई है। तो ये वाले हिस्से जो हैं राजस्थान के, ये किस नाम से जाने गए? मैदानी प्रदेश से। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसको हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, ये कहाँ पड़ता है भाई? तो आपने नाम सुना होगा कोटा जिला। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उन चारों के चारों जिलों का हिस्सा 100% किसके अंदर आता है? हाड़ौती। यहाँ की जो लैंग्वेज है उसका नाम भी हाड़ौती है, भाषा हाड़ौती है, एरिया का नाम भी हाड़ौती है। इस तरह से इसको हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। अब ये हिस्सा जो है ये भारत के पठार के ऊपर बना है। मैं आपको यहाँ पिछली वाली स्लाइड के ऊपर ले गया था। ये वाला हिस्सा जो इंडिया का आप येलो कलर का देख रहे हो, ये पठार है। मैंने क्या बोला? इंडियन पेनिनसुला, ठीक है ना, प्रायद्वीप भारत। तो उस प्रायद्वीप भारत में जो पठार फैला हुआ है, उस पठार का ये हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा यहाँ हाड़ौती का पठार। अब चलते हैं अपनी ओरिजिनल स्लाइड के ऊपर। तो इस तरह से हमारा ये भूआकृतिक प्रदेश हो गए राजस्थान के। समझ में आ गई ना बात? अब अपन को लिखना क्या है एग्जाम के अंदर? एग्जाम के अंदर लिखना है कि इस हर एक क्षेत्र के अंदर, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा और क्या लिखना है आपको कि ये यहाँ वर्षा कितनी होती है। एक तो क्या लिखना है आपको? जिले, ठीक है ना। एक मिनट, इसको डार्क कर लेता हूँ मैं। एक तो क्या लिखना है यहाँ पे? जिले, डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में। एक यहाँ पे रेनफॉल। एक क्या लिखना है यहाँ पे? सोइल, मिट्टी कैसी है। और क्या लिखना है यहाँ पे? वेजिटेशन, ये कैसी है।
और यहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन कैसी है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही आसान तरीके से इसको क्लियर कर दूं कि ये जो अरावली है इसके पश्चिमी की तरफ ये बड़ा सारा इलाका जो दिख रहा है आपको मरुस्थलीय रेगिस्तानी भाग, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही विरल है, क्योंकि यहाँ खाने पीने के संसाधन बहुत कम है, फसल बहुत कम मात्रा में पैदा होती है, अनाज का बहुत कम मात्रा में पैदा होता है, पानी के स्रोत भी बहुत ही कम है, इसलिए ये वाला हिस्सा कैसा है, विरल जनसंख्या प्रदेश है। वहीं पे मैदानी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश जो है ये सघन जनसंख्या प्रदेश है। राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इस जगह पे पाई जाती है, यानी जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन इलाकों के अंदर, इन जिलों के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ की ज़मीन बहुत ही शानदार उपजाऊ है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए इस इलाके में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा मिलती है। आगे बात समझ में। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या थोड़ी कम है, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा है। हाड़ौती प्रदेश में भी जनसंख्या अच्छी है। इस तरह से आप इस भूआकृतिक प्रदेश को एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से, आपका बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा अपन को राजस्थान की जलवायु से संबंधित। तो राजस्थान की जलवायु का मतलब क्या है? तो जलवायु जो होती है भाई वो क्लाइमेट शब्द से एक्सप्लेन करी जा सकती है। क्लाइमेट, ठीक है ना। एक शब्द क्लाइमेट है, एक वेदर है। तो मौसम जो है ये बदलता रहता है, आप जानते हो, अभी कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी है ना अन्य मौसम देखने को मिलते हैं, या इनके बीच वाला हिस्सा हो सकता है। तो यानी एक दो महीने के अंदर जो अपन को देखते हैं वो क्या होती है, वेदर होती है। वहीं क्लाइमेट जो होता है ये 30 से 40 साल तक बने रहने वाले मौसम का औसत है, मौसमी दशाओं का औसत है। बात समझ में आ गई? क्लाइमेट। तो राजस्थान की जलवायु यानी राजस्थान का क्लाइमेट, तो राजस्थान की जलवायु 30-40 साल से ज़्यादा समय से, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा समय से कैसी बनी हुई है? तो भाई ये है, डिपेंड करता है पहले नंबर पे तो रेनफॉल पे, यानी वर्षा पे, कितनी वर्षा हो रही है। दूसरा है एवेपो ट्रांसपायरेशन, यानी पेड़ पौधों में से जल वाष्प बाहर निकल के कितनी जा रही है। या एवेपोरेशन, एक ही शब्द में देखें तो वाष्पीकरण कितना हो रहा है उसका, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी तापमान अगर ज़्यादा होगा तो भाप ज़्यादा बनेगी, भाप ज़्यादा बनेगी तो जो ज़मीन है वो सूखी हो जाएगी, ज़मीन सूख जा सकती है, वहाँ पे नमी की मात्रा डाउन हो सकती है। तो इस तरह से ये क्लाइमेट जो है इन फैक्टर्स पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं तीन, और दूसरे हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, वो माइनर हैं। ये मेजर कॉजिंग है, कॉजिंग एजेंट हैं, और दूसरे वाले हो सकते हैं वो माइनर कॉजिंग एजेंट हो सकते हैं। तो राजस्थान की अपन सामान्य तौर पे पांच तरीके से अपन राजस्थान की जलवायु बता सकते हैं। पहली तो है ड्राई क्लाइमेट, ड्राई, ये ड्राई वाला है, बिल्कुल ड्राई, यानी कि यहाँ पे जो वर्षा है, रेनफॉल बहुत ही कम, और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा। समझ में आ गई ना? तापमान बहुत ज़्यादा होगा और बरसात बहुत कम, इसलिए ये वाला जो हिस्सा है ये शुष्क जलवायु दशाओं वाला क्षेत्र है। कौन कौन से ज़िले आते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जैसलमेर आता है भाई, यहाँ पे बीकानेर आता है भाई, और यहाँ पे गंगानगर वाला हिस्सा आता है, सूरतगढ़ वाला हिस्सा आता है, जोधपुर वाला हिस्सा आता है, और थोड़ा बहुत बाड़मेर भी आता है। क्या आता है? बाड़मेर, बाड़मेर, जैसल, यहाँ पे जोधपुर, और यहाँ पे बीकानेर,
और बीकानेर के ऊपर जो है वो गंगानगर है। ये वाला हिस्सा कहाँ देखने को मिलता है अपन को, कहाँ देखने को मिलता है, शुष्क जलवायु दशाओं वाला क्षेत्र में। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क वाला जलवायु क्षेत्र। तो ये वाला है, ये शुष्क से थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा ज़्यादा है, यानी रेनफॉल प्लस में, कैसी, प्लस में रेनफॉल थोड़ी सी ज़्यादा होगी बजाय किससे, इस वाले हिस्से से। और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, यानी इधर बहुत ज़्यादा था तो इस वाले हिस्से पे थोड़ा बहुत कम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर घटेगा, बरसात बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, तो पेड़ पौधे जो हैं यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर पेड़ पौधे हमको यहाँ पे देखने को मिल गए तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होने को है। कौन कौन से जिले आएंगे, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, थोड़ा अलवर, जयपुर, और इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारा जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, है ना। और ये वाले जो जिले हैं सिरोही और जालौर, ये वाले हिस्से कहाँ पे मिलेंगे अपन को देखने को, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है उपाद्र जलवायु वाला हिस्सा। उपाद्र का मतलब आर्द्रता बढ़ गई ना यहाँ पे, यहाँ ये दोनों क्या थे, शुष्क वाले हिस्से थे। अब ये तीन जो हैं ये आर्द्र हैं, यानी ये शुष्क, ये भी ड्राई, ये भी ड्राई, लेकिन ये ह्यूमिड है। ये तीनों के तीनों जो कैसे हैं, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा है, यहाँ वर्षा ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा होगी कहाँ, पूर्वी राजस्थान में। अपन क्या देख रहे थे इस जगह पे, इस जगह पे देख रहे थे अपन अरावली पर्वतमाला। क्या देख रहे थे, अरावली पर्वतमाला। तो अपन ने एक बार शुरू में जब लेक्चर शुरू किया था, जब अपन ने देखा था कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से और सॉरी अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से राजस्थान में दो तरीके से मानसून का प्रवेश होता है। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला जो मानसून है वो इधर टकराता है और इधर वाले हिस्से में वर्षा कर देता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अरब सागर की जो विंड है, अरब सागर की विंड की जो डायरेक्शन है वो इसके ऊपर पैरेलल होकर निकल जाती है, समानांतर रूप से निकल जाती है। अब इसको कोई लड़ाई करने के लिए बचेगा ही नहीं तो ये रुकेगी क्यों, समझ में आई ना बात। इसलिए अपन देखते हैं कि राजस्थान में अरब सागर द्वारा बरसात बहुत कम होती है और बंगाल की खाड़ी द्वारा बरसात बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, अरब सागर बरसात करवाती है राजस्थान में, लेकिन ये दक्षिणी राजस्थान की जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे ही अरब सागर वाली ब्रांच बरसात करवाती है। अब आपको यहाँ ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ह्यूमिडिटी है क्यों यहाँ पे। पहला कंसेप्ट जो है वो तो नदियों का है और दूसरा जो है वो बरसात का। तो नदियों वाला भी हिस्सा देख लें कि ये पूरा जो हिस्सा है अरावली पर्वत का, इस पूरे हिस्से में से मैक्सिमम पार्ट जो है वो राजस्थान में इस इलाके में नदियां हैं। समझ में आ गई ना बात। इस इलाके में सिर्फ एक मेजर नदी है, लूनी नदी। यहाँ पे ड्राई है, कुछ भी नहीं है, कोई नदी वदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह वाली, ज़्यादा नहीं, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है, इस वाले इलाके के अंदर पड़ता है, इस वाले इलाके के अंदर पड़ता है। चंबल नदी से फर्क पड़ता है, माही नदी से फर्क पड़ता है, बनास नदी से फर्क पड़ता है, बाणगंगा नदी से फर्क पड़ता है। इस तरह से क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो डिसाइड होता है। अभी एक बार इसको मैं इरेज कर दूं और फिर इसमें आपको और आगे वाला हिस्सा बताऊंगा, ठीक है ना। चलो बढ़ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जगह कर दो थोड़ी लिखने के लिए, है ना। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। अब जो हिस्सा बन रहा है हमारा वो किसका बन रहा है, आर्द्रता वाला। तो उपाद्र कंडीशन कहाँ है, अरावली के ऊपर,
बरसात हो रही है, लेकिन ऊंचाई अरावली की होने की वजह से यहाँ बरसात कम हो रही है। आर्द्र हिस्सा, आर्द्र हिस्सा पूर्वी राजस्थान, और अति आर्द्र पहाड़ी इलाका नंबर 1, पहाड़ी इलाका नंबर 2 और पहाड़ी इलाका नंबर 3। ये तीनों हिस्से दक्षिणी राजस्थान के अति आर्द्र इलाके में आते हैं। ये सिरोही, माउंट आबू सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कोटा बूंदी बारा, झालावाड़ वाला इलाका बहुत ही अधिक वर्षा ग्रहण करता है। ये पहाड़ी इलाका नीचे वाली आने की वाली बरसात से भी और नदियों के द्वारा भी सिंचित होता है, इसी वजह से ये अति आर्द्र की कैटेगरी में आता है। अब आप समझ गए ना कहाँ पे अपन देखने को मिल रहा है बरसात और कहाँ देखने को मिल रही है अ, नमी। आर्द्र हिस्सा जो है वो पूर्वी राजस्थान का है। पूर्वी राजस्थान के अंदर वर्षा हो रही है, लेकिन इस दक्षिणी वाले हिस्से से कम। और अब अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली किधर से बरसात किधर जा रही है और नमी किधर से किधर है, घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं एक बार इसको, है ना। तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अपन जैसे राजस्थान में पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो वर्षा जो है, वर्षा मैं आपको लिख देता हूँ, वर्षा इधर घटेगी और इधर बढ़ेगी, यानी बढ़त से घटत की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा घटती चली जाती है। और दक्षिण की तरफ भी इसी तरह से होता है, नीचे की तरफ से ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम है। यानी राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम है। और ये वाला प्लस और ये वाला प्लस क्या इंगित कर रहा है, राजस्थान का ये वाला हिस्सा सर्वाधिक सर्वाधिक बरसात ग्रहण कर रहा। समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से ये राजस्थान की जलवायु निश्चित और निर्धारित हो रही है। नेक्स्ट जो है वो कोपेन का वर्गीकरण है। अब आप जो है बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो, छोटी क्लास में तो हो नहीं, 12वीं लेवल पे तो हो नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा साइंटिफिक तौर पे भी ये मैप समझने की ज़रूरत है। साइंटिफिक तौर पे अपन समझें तो वो किस तरह से होगा। तो राजस्थान में कोपेन नाम, व्लादिमीर कोपेन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुआ है। उसने दुनिया भर में अपने एक नक्शे प्रचारित करे थे, जहाँ पे उसने कुछ अल्फ़ाबेट्स की सहायता से, ABCD की सहायता से और क्लाइमेट को डिसाइड किया। राजस्थान में भी उसने ABCD के आधार पे, ये जो अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी के, इनके आधार पे क्लाइमेट को डिसाइड किया। तो उसने कुछ कीवर्ड दिए। तो कीवर्ड क्या है भाई, एक बार देख लो। लेट नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नींद की शिकायत भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा आसानी से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैप जो चल रहे हैं हमारे, इन मैप्स के अंदर आप कौन सी चीज़ को कहाँ पे इंगित करना चाहो वो सीख जाओ, बस मैप बनाना सीख जाओ और उस मैप में इनको एक्सप्लेन करना सीख जाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एक्सप्लेन करी जा रही है। देखो अपन ने क्या देखा कि ये वाला हिस्सा कंप्लीट ड्राई स्टेट है, एकदम शुष्क अवस्था वाला हिस्सा है, बरसात बहुत कम होती है, तापमान बहुत अधिक होता है। इसलिए कोपेन ने BWHW नाम का जलवायु क्षेत्र इसका नाम दिया। इस क्षेत्र को क्या नाम से जाना गया, BWHW। अब याद रखना सिर्फ यही कैपिटल है, यानी कैपिटल अल्फाबेट, बाकी ये सब स्मॉल है। समझ में आ रही ना बात। बी का मतलब होता है ड्राई होना, हॉट होना और विंटर ड्राई होना। सर्दियां भी शुष्क जा रही हैं, गर्म मौसम है और ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्टेट है। उसके बाद में ये इसके निचले वाला हिस्सा है,
ये किस नाम से जाना जाता है? BSHW। ये स्टेपी नाम के क्लाइमेट से नाम से जाना गया। ड्राई तो है, बी तो है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। स्टेपी यानी वन, थोड़ी बहुत घास, यानी यहाँ पे 2-4 फुट ऊंची घास तक संभव है इस वाले इलाके के अंदर। थोड़ी मात्रा में घास उग सकती है, क्योंकि यहाँ पे बरसात की मात्रा बढ़ती जा रही है। अपन ने क्या देखा? ये राजस्थान का उत्तर पश्चिमी कॉर्नर, यहाँ पे वर्षा जो है वो बहुत ही कम है। और ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यहाँ इस वाले कॉर्नर के अंदर वर्षा बहुत ज़्यादा है। तो वनस्पति जो है उधर बहुत कम, इधर कम और इधर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इसमें बस ये बाउंड्री याद रखनी है आपको, कहाँ से खींचनी है, बस ये क्लियर रखना। AW जलवायु का क्षेत्र जो है वो पूर्वी राजस्थान है। ये पूर्वी राजस्थान के जिले हैं अपने, जो ब्रज क्षेत्र है, जैसे करौली है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, दौसा है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर हैं, और सवाई माधोपुर है, जयपुर है, ये अजमेर है, भीलवाड़ा है। ये वाले इलाके जो हैं ये AW नाम के जलवायु क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। AW का मतलब है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है, ऑल ईयर रेन होती है, लेकिन विंटर जो है वो यहाँ पे भी ड्राई रहती हैं। W का मतलब यही है, लास्ट वाले W का मतलब है कि यहाँ पे विंटर ड्राई रहती है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है वो AW के नाम से जाना गया, यानी बहुत ज़्यादा बरसात और विंटर ड्राई। अब ये पूर्वी राजस्थान जो है अपना, ये CWG के नाम से जाना गया। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इसको AW नाम दिया, लेकिन ये CWG वाला इलाका है। क्या इलाका है? CWG इलाका है। गंगा टाइप का क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में ज़्यादा बरसात भी देखने को मिलती है, बजाय ए से कम। ABC इस तरह से याद रखो, बहुत ज़्यादा बरसात, बिल्कुल बरसात नहीं, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा बरसात। आ गई समझ में? तो इस तरह से ये कोपेन ने अपना वर्गीकरण दिया। कोपेन के बाद में अपन देख रहे हैं तो वो है ट्रिवर्था का जलवायु वर्गीकरण। तो ट्रिवर्था जो है वो भी कोपेन की तरह एक और वैज्ञानिक हुआ है। ट्रिवर्था ने भी अपना कीवर्ड की तरह से ही और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियर क्लियर, BWH, BSHW, सॉरी, BWH, BSH, CAW और AW। ये वाला हिस्सा किसने डाला? त्रिप्रथा ने। यहाँ पे आप क्लियर क्लियर इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, कहाँ कितनी बरसात हो रही है, क्या इसका नाम होगा, वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वाला जो है वो थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन है। इसने DVW, EA-W, EA-D और DA-W और CA-W के नाम से क्लाइमेट के टाइप बताए। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग टाइप के क्लाइमेट इसने बताए। ये सब कोड वर्ड हैं, और उन कोड वर्ड का यहाँ पे साथ में एक्सप्लेनेशन लिख रहा है। अब देख लेते हैं भाई कि क्लाइमेट हो गया, तो क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है वर्षा का। वर्षा कहाँ से कहाँ फैलती है, किस किस तरह। तो आप सबसे पहले इस चीज़ पे आइए, सबसे पहले आइए इस फर्स्ट डायग्राम के ऊपर। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह की। इन दोनों में देखो, ये समर है, ये विंटर है। गर्मियों में क्या हो रहा है, ये अपना इंडियन ओशन है ना, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में इक्वेटर को जैसे ही हवाएं पार करेंगी, वो अपनी दाईं तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और इंडिया के अंदर गर्म हवाओं जो मॉइस्चर लेके चलेंगी, वो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून करवट डालेंगी। अभी जो मौसम चल रहा है जून जुलाई वाला, अगस्त वाला, अक्टूबर वाला,
ये इंडिया के अंदर बरसाती मौसम है और वो इसी तरीके से इंडिया में बरसात करवा रहा है। नीचे से आने वाली हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाएगा। अब क्या है, जैसे ही सर्दियां आएंगी तो ऊपर की तरफ से जब हवाएं लौट कर आएंगी, नीचे से जाने वाली हवाएं ऊपर से लौट कर आती हैं, तो वही अपना नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून कहलाता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो इंडिया में इस दक्षिण पूर्वी वाले तट पे बरसात करवाता है, तमिलनाडु कोस्ट पे बरसात करवाता है। वहीं जो साउथ वेस्ट वाला मानसून है वो केरल वाले कोस्ट पे बरसात करवाता है। समझ में आ गई ना बात। तो वहीं आप देखोगे कि इंडिया का भी जो पैटर्न है उसी तरीके से राजस्थान का पैटर्न है। तो राजस्थान में जो है या तो अरब सागर की तरफ से आ रही हैं हवाएं या बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जो हैं वो पुरवाई के नाम से जानी जाती हैं, और ये जब अरावली की श्रेणियों से टकराती हैं तो इधर बरसात करवा देती हैं। अरब सागर की हवाएं जो हैं वो दक्षिणी अरावली से टकरा कर राजस्थान में इधर बरसात करवा देती हैं। लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है उनका वो खाली चला जाता है, पैरेलल उनको टकराने की कोई जगह नहीं बचती, इसलिए राजस्थान में वो बरसात नहीं करवा पाती हैं। वहीं आप देखोगे कि पश्चिमी विक्षोभ का मौसम जो है वो अपन को देखने में मिलता है सर्दियों के अंदर। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से मावट बरसती है राजस्थान के अंदर, तो वो भी अपने आप में एक बरसाती मौसम होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन बहुत कम भी नहीं आता। सफिशियंट जो गोल्डन ड्रॉप्स होती हैं वो अपन को गेहूं के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये इंडिया के मैप के अंदर अपन ने क्या देखा, आइसोवार हैं किस किस तरह से कौन कौन सी डेट पे, और समान दाब वाली, समान ताप वाली, समान तारीख वाली जो रेखाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, आइसो लाइन्स कहलाती हैं। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, राजस्थान में वर्षा का वितरण। तो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो यही था कि राजस्थान में वर्षा किधर से किधर फैल रही है। तो राजस्थान में जो वर्षा है वो साउथ ईस्ट वाले इलाके के अंदर सर्वाधिक है, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर सबसे कम, और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तीर का निशान जो है वो घटने के लिए है। इधर की तरफ जाएंगे तो बरसात की वैल्यू घटेगी। सिंपल है, समवर्षा रेखा है ना, आइसो लाइन है। तो इन आइसो लाइन्स को अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है इस वाले इलाके के अंदर। इस वाली जो रेखा है ये हाड़ौती क्षेत्र के लिए ये 80 सेंटीमीटर की बरसात को दिखा रही है। वहीं 50 सेंटीमीटर जो रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांट रही है, और 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है समवर्षा रेखा वो इस पश्चिमी राजस्थान को दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली क्या है, ये रेखाएं हैं समान मात्रा की पॉइंट को दिखाएंगी। किस हिस्से के अंदर उससे ज़्यादा बरसात नहीं हो रही है, उससे कम वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली उतनी ही बरसात हो रही है। ये रेखा जो बनती है ये डॉट्स को लेकर बनती है, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, चार डॉट, है ना। तो ये डॉट से डॉट जब मिलता चला जाएगा तो एक रेखा बन जाएगी, तो बोला जाएगा आइसो लाइन। क्या नाम से जाएगा, आइसो लाइन। ये बहुत टाइप की हो सकती है। अब सम्मान रेखा, क्या बोलते हैं, सम्मान रेखा। अब यहाँ पे जो है ये समवर्षा रेखा है, कौन सी है, समवर्षा रेखा। तो यानी समान मात्रा में बरसात हो रही है यहाँ पे, इसलिए समवर्षा रेखा के नाम से जानी जाएगी। तो इस तरह से राजस्थान की जलवायु में वर्षा का वितरण है। अब ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, राजस्थान का अपवाह तंत्र। यानी राजस्थान में जो पानी है वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बह रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बनाने जा रहा हूँ, थोड़ी मोटी बनाऊंगा, और वो इस पेन से डिनोट कर देता हूँ। ये देखो भाई, ये हाइलाइटर मैंने एक इस्तेमाल किया है। ओके, ये
हिस्सा किस नाम से जाना जा रहा है? अंतः प्रवाह क्षेत्र से। ये किस नाम से जाना जा रहा है? अरब सागर के अफवाह क्षेत्र से। और ये किस नाम से जाना जा रहा है? बंगाली की खाड़ी के क्षेत्र से। बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जा रहा है, अरब सागर के नाम से जाना जा रहा है, और अंतःप्रवाह क्षेत्र से। यानी ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तरी राजस्थान का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं। नदियाँ हैं लेकिन वो बहुत ही, एक तरह से कि बोले तो बरसाती नाले हैं। बरसात होती है तो ही वो चलते हैं, अदरवाइज वो चलते भी नहीं हैं। शहरों का, छोटे मोटे शहरों का, कस्बों का वो जो है नाला भी लिए हुए होते हैं। इसलिए ये, जैसे इसके उदाहरण पे गग्गर, कांतली, है ना, मेंथा, ये मेंथा साबी, ये सारी की सारी तो सांभर झील के अंदर, जो नागौर और जयपुर की सीमा पर स्थित है, वहाँ पे अपना पानी डालती हैं। वहीं पे अपन देख रहे हैं कि अरब सागरीय प्रदेश, प्रवाह क्षेत्र, तो यहाँ पे ये कि लूनी नदी इम्पोर्टेंट है। लूनी कहाँ से निकल रही है? अजमेर से निकल रही है, जिसकी बांडी, खारी, है ना, सूकड़ी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं लूनी की। लूनी कहाँ जा रही है? अरब सागर वाले क्षेत्र के अंदर। और ये अरब सागर वाले एग्जैक्ट क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ये कच्छ के क्षेत्र में पहुंच जाती है। यहाँ क्या नाम है? कच्छ। कच्छ है गुजरात में, वहाँ कच्छ के दलदल में पहुँच के लूनी नदी और ज़्यादा दलदल बना देती है। ये खारी नदी होती है, इसको मीठी और खारी दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बालोतरा पे से आगे चल के मीठ खारी हो जाती है, और बालोतरा तक ये मीठी रहती है, मीठे पानी वाली रहती है। एक नदी है दक्षिण राजस्थान की, साबरमती के नाम से जानी जाती है, उदयपुर से निकलती है, ठीक है ना। और ये इसके निचले वाले हिस्से के अंदर है एक माही नदी, है ना। इसका सोम और जाखम जो है, ये इसकी सहायक नदियां बनती हैं। एक नदी है आपकी चंबल नदी, तो ये अ, मध्य प्रदेश से होकर और पूर्वी राजस्थान के हिस्से में होकर बहकर चली जाती है, यमुना की सहायक नदी बन जाती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे एक बनास नदी है, जो सवाई माधोपुर में मोरेल के पास, मोरेल बांध भी है इसके नदी के, मोरेल के ऊपर, तो यहाँ पे आके वो मिल जाती है। और इसके और अलावा चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनके नाम होंगे, जैसे काली नदी, है ना, और मेज नदी, पार्वती नदी, है ना, काली सिंध नदी। ये सारी की सारी नदियां जो हैं चंबल के लिए पानी डालती हैं और चंबल को बड़ा करती हैं। कोटा बैराज वगैरह ये जो बांध हैं, ये चंबल नदी के ऊपर ही हैं, कोटा के अंदर है, राणा प्रताप सागर वगैरह। तो इस तरह से ये राजस्थान का अववाह तंत्र भी आपके सामने पेश किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नदी कौन कौन सी निकली अपनी? चार नदियाँ इम्पोर्टेंट है। क्या क्या नाम है उनके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, आपके सामने। एक का नाम है छ, एक है मैं, एक है बै, और एक है ल। क्या क्या हो गए? चंबल के नाम से याद रख लेना। छ के नाम से क्या है? चंबल। मैं माही, बै बनास, ले लूनी। यही एक पैटर्न है राजस्थान में बहने वाली बड़ी नदियों का। समझ में आ गई ना बात? तो एरिया कवर करके बह रही हैं वो चैम बेल के हिसाब से घटते हुए क्रम में देखने को मिल रही हैं। आगे बात समझ में भाई? अब बात तंत्र, ठीक है, वही है। नदियों के नाम आप नोट कर लो। ये ऊपर की तरफ घग्गर नदी है ना। और घग्गर के अलावा नीचे जब देखोगे आप, तो यहाँ कांकनी है, ये घग्गर है, यहाँ कांतली नदी है। कांकनी कहाँ है? जैसलमेर में, जैसलमेर, ठीक है ना। ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बह रही है घग्गर नदी, ठीक है ना। लूनी नदी है, जोजड़ी, गोहिया, बांडी, लीलडी, मीठड़ी, है ना, सूकड़ी, ये किसकी सहायक नदी हो गई? लूनी नदी की। और सागी, खारी, जवाई, ये भी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। तो इस तरह से लूनी नदी बन जाती है। मुख्यतः ये बाड़मेर और जोधपुर के अंदर से होकर बहती है। हालांकि पाली और राजसमंद वाला हिस्सा भी इसके साथ मिलता है। वहीं पे माही नदी है चे में, है ना। अब सॉरी, एक बार चंबल देख लो।
चंबल नदी जो है वो अपने पूर्वी राजस्थान में बहती है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है राजस्थान की। आगे चल के यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। कौन कौन सी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां? काली सिंध, नमाज, परवन, पार्वती, है ना, कालीघाट, और छापी, आहू, है ना, और मेज नदी है, और परवन है, पार्वती है, काली सिंध, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां बनती हैं? ये बनती है अपनी चंबल की, ठीक है ना। एक और चंबल की बड़ी सहायक नदियां है, उसका नाम है बनास। तो ये अपने राजसमंद से निकलकर और ये ऊपर की तरफ बहते हुए और माधोपुर में आके, सवाई माधोपुर में आके और चंबल में शामिल हो जाती है, ठीक है ना, सहायक नदी बन जाती है। यहाँ मोरेल के साथ में और काली सिंध नदी मिलकर बनास के अंदर जाकर और यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है ना। एक उटंगन नदी अपने पूर्वी राजस्थान में बह रही है, यहाँ 5 नमान से निकलकर आती है। ओके। एक है माही नदी। माही नदी जो है वो दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुरों में जाती है। सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। सोम, माही, जाखम पे त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पे। ओके। तो इस तरह से अपनी ये कुछ भारी भरकम नदियां हो गई। छोटी वाली एक हैं, उनको अपन यहाँ देख लेते हैं। ये जयपुर वाला इलाका, जयपुर नागौर का, यहाँ पे है सांभर झील। सांभर झील में मेंथा, खारी, खंडेला और बांडी, मासी, ये नदियां जो हैं ये कहाँ आके निकल रही हैं? सांभर झील के अंदर, ठीक है ना भाई। रूपारेल जो है वो अलवर के अंदर बहती है। तो ये छोटी वाली अंतर प्रवाह वाली नदियां हो गई हैं, ठीक है ना। सेम मैप है। अब आते हैं राजस्थान की मिट्टियों के ऊपर, ये भी बड़ा टॉपिक है। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण आपके सामने है, ठीक है ना। सिंपल है, जैसी मिट्टी वैसा उसका नाम। अगर मिट्टी के अंदर बालू की मात्रा ज़्यादा है तो बलुई मिट्टी, और अगर उसके अंदर रेत की मात्रा ज़्यादा है तो रेतीली मिट्टी। लाल पीला भूरा रंग है तो लाल पीली भूरी रंग मिट्टी। जलोढ़ की मात्रा ज़्यादा है, अलूवियल की मात्रा ज़्यादा है तो अलूवियल मिट्टी। काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लाल पीली, लाल पीली, पीली भूरी, लवणीय मृदा, और बलुई दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी। इतनी वैरायटी की हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? काली मिट्टी, काली मृदा कहाँ कहाँ है? हाड़ौती के अंदर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पे कौन सी है? काली मृदा। रेगर के नाम से भी जानी जाती है। कैसे है, मतलब ये एग्जैक्टली हुई कैसे काली? तो काली इस वजह से हुई है क्योंकि ये पठारी प्रदेश का हिस्सा है। जो इंडियन जो पठार है, भारत का दक्षिण का पठार है, पठारी भाग का ही एक हिस्सा है, इसी वजह से ये काली मिट्टी बनी। दक्षिणी राजस्थान के अंदर आपको देखने को दो प्रकार की मिट्टी बन रही है। एक तो रेड लोम, लाल लोमी, और एक देखने को मिल रही है लाल काली, ठीक है ना। तो लाल काली मिट्टी जो है वो लाल से संबंधित है। एग्जैक्टली आप ध्यान करोगे तो इस वाले हिस्से के अंदर लाल मिट्टी पाई जा रही है, इस वाले हिस्से के अंदर लाल मिट्टी पाई जा रही है। तो लाल का होना यानी आयरन की मात्रा ज़्यादा होना। बात समझ में आ रही है? ऊपर इधर वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अलूवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ क्या होते हैं? नदी द्वारा लाई गई, बहाकर लाई गई जो बजरी है, बजरी जैसी व्यवस्था है, छोटे छोटे रेत के कण हैं, वही जलोढ़ कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वो मिट्टी किस तरीके से बनती है? जलोढ़ के नाम से बनती है। कहाँ कहाँ मिल रही है? तो जयपुर में मिल रही है, दौसा में मिल रही है, टोंक में मिल रही है, ठीक है ना। भरतपुर में, अलवर में, धौलपुर में मिल रही है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है करौली सवाई माधोपुर के अंदर लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी और कहाँ मिल रही है? तो ये देखने को मिल रही है अपन को राजसमंद में मिल रही है देखने को, पाली में मिल रही है, और जालौर और सिरोही में भी देखने को मिल रही है।
तो इस तरह से आप इस मिट्टी का वर्गीकरण कर लेते हैं। ये आपका मिट्टियाँ खत्म। अब देख लेते हैं राजस्थान की वनस्पति कहाँ कहाँ है, किस किस प्रकार से फैली हुई है। तो राजस्थान की वनस्पति कुछ इस तरह से है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। मैंने क्या बोला, सारी कहानी बरसात और तापमान के ऊपर ही जा रही है, फिट हो रही है, ठीक है ना। जब अपन देख रहे हैं कि राजस्थान के इधर की तरफ वर्षा कम है, वर्षा कम है और इधर की तरफ वर्षा ज़्यादा है, तापमान का भी उसी तरीके से प्रभाव है। इधर तापमान बहुत ज़्यादा, इधर तापमान बहुत कम। देखो भाई, वर्षा कम, कांटेदार वन, कांटे निकल जाएंगे पत्तियों की जगह पे। उष्णकटिबंधीय वाला एरिया है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। लेकिन वहाँ पे कांटेदार वनस्पति देखने को मिलेगी, बबूल और खिजड़ी जैसे पौधे देखने को मिलेंगे, बेर जैसे पौधे देखने को मिलेंगे, है ना, पीलू, है ना। ये सारी चीज़ें वनस्पति कहाँ देखने को मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, अरावली के पश्चिम दिशा के अंदर देखने को मिलेगी। जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, है ना, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, ये सारा इलाका कैसे ऊटी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के लिए जाना जाता है। उपोष्ण सदाबहार वन, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलेंगे, ये भाई माउंट आबू में देखने को मिलेंगे। माउंट आबू जो है वो सिरोही जिले के अंदर है। वो ऊंचाई अवस्था वाला हिस्सा है जहाँ पे बरसात की मात्रा अच्छी खासी देखने को मिलती है, नमी देखने को मिलती है। इस वजह से भाई उपोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ऐसी वनस्पतियां, सदाबहार वन कौन से हैं, जहाँ पे वनस्पतियां पतझड़ नहीं करें, क्या नहीं करें, झड़, समझ में आ गई ना बात, पतझड़ नहीं करें, वो सदाबहार वन होते हैं। पतझड़ मिश्रित वन और शुष्क उष्णकटिबंधीय धोंक वन, धोंकड़ा, और शुष्क सागवान वन। देखो, सागवान की मात्रा ज़्यादा, धोंक की मात्रा ज़्यादा। सागवान की मात्रा दक्षिणी भारत, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ज़्यादा है। सागवान के पौधे होते हैं, सागवान के बड़े वृक्ष होते हैं। वो वृक्ष जो हैं वो, उनकी मात्रा जिस जगह पे सर्वाधिक है वो कौन सी, टीक फॉरेस्ट के नाम से जाने गए। वहीं धोकड़ा, ये भी एक वनस्पति है, एक तरीके का वृक्ष है, पौधा है। तो वो है, वो इस पूर्वी राजस्थान के अंदर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय धोकड़ा वन के नाम से जाना जाता है। अब है मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी पतझड़ मिश्रित वन। मिश्रित का मतलब है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारे हिस्से यहाँ कंबाइंड होते हैं। इस वाले हिस्से के अंदर कांटेदार वनस्पति भी है और दूसरी वाली भी है, तो ये मिश्रित पतझड़ वन के नाम से जाना गया। पतझड़ जो है वो अपने हॉल में अंदर, ओके। तो इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ाई करते रहिए। 5 लेक्चरों की सीरीज में ये पहला चैप्टर था आपका, कंप्लीट हुआ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।